हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लास में। हम जो पढ़ रहे हैं वो 12th क्लास की फेज के अंदर एक इंपॉर्टेंट यूनिट को कवर कर रहे हैं जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर हम जो पढ़ रहे थे उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे प्रिज्म के लिए। प्रिज्म के लिए प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और फिर उसका सूत्र स्थापित करेंगे अपवर्तनांक का। आओ शुरू करते हैं, क्या मसला है। सबसे पहले हम एक प्रिज्म बनाते हैं। ये हमारा प्रिज्म है। प्रिज्म के अंदर कुछ बेसिक बात होती है, जैसे जहाँ पर ये रखा है इसका नाम है आधार। ये प्रिज्म का आधार है, एक बात। दूसरी बात, इस प्रिज्म का कुछ नाम रखते हैं ए, बी और सी। ये प्रिज्म है। प्रिज्म के अंदर यहाँ जो कोण बनता है उसका नाम होता है प्रिज्म कोण। इसका नाम होता है प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण होता है इसका नाम, एक बात। दूसरी बात, प्रिज्म के अंदर ए से लेकर बी तक जो पृष्ठ है इसका नाम है पहला अपवर्तक पृष्ठ, और जो ए से लेकर सी तक का पृष्ठ है इसका नाम है दूसरा अपवर्तक पृष्ठ। ऐसा क्यों कह रहा भाई मैं? अपवर्तक पृष्ठ कौन होता है, पहले इस बात को समझो। अपवर्तक पृष्ठ वो होता है जो दो माध्यम को अलग करता है। अगर मैं प्रिज्म के भार की बात करूं, मान लो प्रिज्म के भार वायु है और प्रिज्म बना हुआ कांच का, तो अंदर कांच है। अब तुम बताओ, अगर मैं इस वाले पृष्ठ की बात करूं, इसके एक तरफ तो माध्यम है वायु और एक तरफ माध्यम है कांच, तो दो माध्यम को सेपरेट करने वाले पृष्ठ का नाम ही तो अपवर्तक पृष्ठ है। उधर चलो एक बार, ये देखो ये वाला पृष्ठ, इसकी इधर अंदर की तरफ क्या है, इधर की तरफ क्या है कांच, और बाहर की तरफ फिर क्या है वायु। तो तुम बताओ, ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ हुए, एक बात। दूसरी बात, आज जो हमें इस वीडियो के अंदर पढ़ना है वो पढ़ना है पर इस प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, कैसे किरण को मोड़ता है प्रिज्म, कैसे अपवर्तन करता है। यार कहीं भी अपवर्तन करने के लिए एक बेसिक शर्त है, पहली कि दो माध्यमों को आना जरूरी है, जो कि है। दूसरी शर्त क्या है यार, कि जब भी तुम किसी पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन कराना चाहते हो तो पहली बेसिक फॉर्मेलिटी ये बनती है कि उन दोनों पृष्ठों के या उस पृष्ठ के अभिलंब खींच लो। तो मैं यहाँ सबसे पहले क्या करता हूँ, इस पहले पृष्ठ का अभिलंब खींचता हूँ। ये अभिलंब क्या होता है भाई, एक काल्पनिक रेखा होती है जो पृष्ठ पर हमेशा लंब होती है। पृष्ठ पर हमेशा क्या होती है, लंब। इसी प्रकार उधर भी करो, वहां भी एक अभिलंब खींच लो। ये इस बड़े पृष्ठ का अभिलंब हो गया, इसका नाम रख दिया N2। यहाँ तक की बात क्लियर। ये अभिलंब क्यों खींचे, क्योंकि अपवर्तन करने के लिए सबसे पहली बेसिक फॉर्मेलिटी जो होती है उसी का नाम ये है कि अभिलंब खींच लो। फिर क्या करेंगे भाई, अब हम इस पर एक किरण टकरावेंगे नियम के अनुसार। सबसे पहले किरण आकर पड़ती है ये वाली। इस किरण का नाम क्या है भाई, इस किरण का नाम बनता है आपतित किरण। आकर पड़ने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, एक बात। शुरू वाली बेसिक फॉर्मेलिटी कर दो पूरी। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। क्या कहता है रूल, अगर माध्यम ना बदलता तो ये प्रकाश की किरण इसी रास्ते पर इसी सीध में आगे जाती। क्योंकि माध्यम बदल चुका तो ये दूसरे माध्यम में जाकर मुड़ेगी। मुड़ने का एक नियम है, मुड़ने से पहले आप ये चेक करो कि वो विरल से सघन में जा रही या सघन से विरल में जा रही। हमारे इस वाले केस में वो विरल माध्यम से सघन में जा रही। विरल माने पतला, सघन माने गाढ़ा, यानी विरल माध्यम से कहाँ जा रही, सघन में। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम के अंदर जाती है तो वो अभिलंब की तरफ को मुड़ती है। अब तुम बताओ, ये रहा ना अभिलंब, जानी चाहिए थी सीधी, तो अभिलंब की तरफ को मुड़ के जाएगी। तो हमने मान लिया अभिलंब की तरफ को मुड़ के चली गई, ये चली गई अभिलंब की तरफ को मुड़ के। इस किरण का नाम हुआ अपवर्तित किरण, क्योंकि अपवर्तन के बाद जो मिलती है उसका नाम होता है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसका नाम होता है अपवर्तन कोण R। यहाँ तक की बात क्लियर। मैंने ये मान लिया इस वाले पृष्ठ की अगर मैं बात करता हूँ तो इस वाले पृष्ठ के लिए ये वाली किरण बनी आपतित किरण, और यहाँ पर जो हमने कोण मान लिया अपनी तरफ से वो मान लिया R'। ये वाली किरण अगर माध्यम ना बदलता तो सीधी निकल जानी चाहिए थी, सीधी निकल जानी चाहिए थी। क्योंकि माध्यम बदल चुका और ये दूसरे माध्यम में जा रही है तो मुड़ेगी। मुड़ने का फिर वही नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो एक मिनट के लिए चेक कर लो कि वो विरल से सघन में जा रही या सघन से विरल में जा रही। इस बार वो सघन माध्यम से, क्योंकि कांच वायु के सापेक्ष क्या है, सघन, सघन से कहाँ जा रही, विरल में। जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अब की बार वो अभिलंब से दूर हटती है। कहाँ हटती है भाई, अभिलंब से दूर। तो एक काम करेंगे, इसको अभिलंब से दूर हटा देंगे, अभिलंब से दूर कर देंगे, ये गई। तो इस किरण का नाम होता है निर्गत किरण। निर्गत किरण, क्योंकि ये किरण बाहर निकली इसलिए इसका नाम है निर्गत किरण। निर्गत किरण जो यहाँ कोण बनाती है अभिलंब के साथ उसका नाम होता है I'। इसको बोलते हैं निर्गमन कोण। निर्गमन कोण, निर्गमन कोण। ये था हमारा प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। एक एक करके इनके नाम लिखते हैं। जो किरण चली थी इसका नाम लिख दो PQ, यहाँ पर लिख दो R और यहाँ पर लिख दो S। एक बार लिखते हैं क्या क्या है भाई। प्रिज्म के बारे में हमने देखा अपवर्तन की घटना को, अब देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले ए क्या है, कोण ए क्या है, वो है प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण, जो भी जानकारी बोर्ड पर उसको लिखते हैं, एक बात। दूसरी बात, N1 N2 क्या है, N1 N2 है N1 और N2
दोनों पृष्ठों के अभिलंब, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंब, अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंब, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंब। एक बात, फिर PQ क्या है भाई? जो PQ है वो एक किरण है जिसका नाम है आपतित किरण। PQ है हमारी आपतित किरण, आपतित किरण। फिर QR क्या है? QR है हमारी अपवर्तित किरण, क्योंकि वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है इसलिए उसका नाम पड़ा अपवर्तित किरण। एक बात, फिर RS क्या है? RS है हमारी जो बाहर निकलने वाली किरण है, इसको बोलते हैं निर्गत किरण। RS है हमारी निर्गत किरण। यहाँ तक की बात क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब तुम बताओ यहाँ से कौन बना है ऐसा, ये वाला, इधर से काउंट करो PQN1। जो हमारा एक कोण बना, कोण PQN1, ये होता है I, जिसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। एक बात। दूसरी बात, यहाँ से देखो RQ, इसका कुछ नाम रख दो, मान लो हमने इसका नाम रख दिया C या D, कुछ भी रख लिया, C रख लिया, इसका नाम रखो। यहाँ देखो RQC, कोण RQC, ये क्या है भाई? ये कोण R है, ये कोण R है, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। एक कोण ये भी है, इसको भी लिख दोगे चलो, QRC। एक कोण और है QRC, इसको हमने कर दिया R डैश। R डैश जो कोण है वो दूसरे पृष्ठ के लिए आपतन कोण है। अब बाहर चलते हैं, बाहर देखो SRN2, कोण SRN2, ये क्या है भाई? ये है I डैश, जिसको बोलते हैं निर्गमन कोण, निर्गमन कोण। जो हमने डायग्राम के अंदर करा वो प्रकाश का अपवर्तन था प्रिज्म के द्वारा। ये जो हमने बातें लिखी, ये इस डायग्राम के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं कि कोण क्या है, PQ क्या है, I क्या है, R क्या है, सब लिखा हमने। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए, अभी तक जो हमने बात करी कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसा होगा उस बारे में बात करी। अब जो मैं बात करूंगा इसके अपवर्तनांक का सूत्र ड्राइव करूंगा। अपवर्तनांक का सूत्र स्थापित करने से पहले 1 मिनट रुक जाओ, मैं पहले प्रोसेसिंग बताता हूं कि किस तरह से मैं इस काम को करूंगा, वो एक बार तुम्हें याद करा दूं। क्या मसला है भाई? सबसे पहला जो मेरा स्टेप होगा, स्टेप याद करेंगे। सबसे पहला जो मेरा स्टेप रहेगा वो रहेगा, एक चतुर्भुज लूंगा मैं। चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज में देखो AQDR, इस चतुर्भुज को लेकर चलूंगा। चतुर्भुज का नाम देखो, ऊपर से क्या लिख रहा, AQDR। AQDR के अंदर मैं लगाऊंगा चारों कोणों का जोड़ बराबर 360, चारों कोणों का जोड़ बराबर 360, कोणों का योग बराबर 360। ये हुआ पहला स्टेप। इसको हल करूंगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है कि नीचे वाला त्रिभुज पकड़ूंगा, ये वाला देखो, ये काले वाला त्रिभुज। क्या नाम है इस त्रिभुज का बताओ? स्टेप नंबर 2 क्या है हमारा? स्टेप 2 है हमारा, नीचे वाला त्रिभुज लूंगा मैं। क्या है त्रिभुज का नाम? त्रिभुज QDR में लगाऊंगा तीनों कोणों का जोड़ बराबर 180, तीनों कोणों का जोड़ बराबर 180। ये होता ही है त्रिभुज के अंदर, तीनों कोणों का जोड़ बराबर 180। दोबारा समझ लो, स्टेप फर्स्ट में लूंगा एक चतुर्भुज जो कि तुम्हारे सामने है। स्टेप 2 में लूंगा एक नीचे वाला त्रिभुज जो कि तुम्हारे सामने है। नीचे वाले त्रिभुज को लूंगा तीनों कोणों का जोड़ बराबर 180। स्टेप 3 क्या है हमारा? स्टेप 3 है हमारा कि एक ऊपर भी त्रिभुज बना हुआ है, देखो यहाँ, ये भी एक त्रिभुज बना हुआ है, ये बड़ा, यहाँ D पॉइंट मान लो, D तो हमने नीचे मान लिया, ऊपर E मान लो, E पॉइंट मान लो इसको। ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है, एक बार नाम लिख दूं, त्रिभुज QRE में, इसमें लगाऊंगा फॉर्मूला अंतः कोणों का जोड़ बराबर बहिष्कोण, अंतः कोणों का जोड़, कोणों का जोड़ बराबर बहिष्कोण। ये 3 स्टेप होंगे हमारे, जिसके तहत मैं इस डेरिवेशन को हल करूंगा। स्टेप नंबर फर्स्ट, एक चतुर्भुज लूंगा, उसके चारों कोणों का जोड़ बराबर 360। नीचे वाला त्रिभुज लूंगा, उसके तीनों कोणों का जोड़ बराबर 180। इससे ऊपर वाला त्रिभुज लूंगा, उसमें अंतः कोणों का जोड़ बराबर बहिष्कोण। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे लगता है कि हमारा डेरिवेशन आसानी से होगा और हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते हुए चलेंगे। अब शुरू करते हैं क्या है स्टेप। स्टेप फर्स्ट में जो कहा उसको ले लो, चतुर्भुज, चतुर्भुज AQDR में, मैं फिर दिखा दूं, बहुत आसान डेरिवेशन है, एक बार देख लो। AQDRA में, DR में क्या लगा देंगे भाई? चारों कोणों का जोड़, चारों कोणों का जोड़, कोणों का योग बराबर 360। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कितना कोण बना?
कोण ए प्लस यहाँ पर जो टोटल कोण बनेगा ये बनेगा कोण क्यू, प्लस यहाँ पर जो कोण बनेगा मान लो कोण डी, मान लो इसको कोण डी, प्लस यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बनेगा कोण आर, बराबर कितना 360। एक बार ध्यान देंगे, ये क्या है हमारा कोण ए प्लस कोण क्यू पर आओ, कोण क्यू जो है हमारा वो इस वाले पॉइंट पर बना हुआ कोण है, ये जो क्यू है ये इस पर लंब है कि नहीं है, अगर यहाँ लंब है तो कोण क्यू का मान है 90 डिग्री, प्लस कोण डी का पता नहीं, प्लस कोण आर का मान फिर 90, बराबर कितना 360। तो यहाँ से हमें मिल गया कोण ए प्लस कोण डी प्लस 180 बराबर कितना 360। कोण ए प्लस कोण डी बराबर 360 माइनस 180, तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180, समीकरण नंबर 1। स्टेप फर्स्ट समाप्त हुआ, हमने स्टेप फर्स्ट लगा दिया, इसको हटाओ। स्टेप 2 क्या है भाई हमारा, स्टेप 2 है कि तीनों कोणों का योग बराबर 180 इस वाले त्रिभुज के अंदर। चलो इसको प्रीफर करते हैं। कौन सा त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज त्रिभुज क्यों डी आर में, क्यों डी आर में क्या है, तीनों कोणों का जोड़ बराबर 180, तीनों कोणों का योग बराबर 180। क्या मसला है, करो स्टार्ट। देखो इसके अंदर का जो पहला कोण तो ये है आर डैश, दूसरा कोण उसका ये है कोण डी, और तीसरा कोण है इसका कोण आर। ये पहला कोण है आर, दूसरा कोण है डी, और तीसरा कोण है आर डैश। देख के देखो, ये है इसके तीनों कोण। पहला कोण कितना है आर, दूसरा कोण है डी, प्लस तीसरा कोण है आर डैश, बराबर कितना है भाई, बराबर है 180। यहाँ तक की बात क्लियर। आगे चलते हैं, आर प्लस आर डैश की वैल्यू निकाल लो। आर प्लस आर डैश बराबर 180 माइनस कोण डी, 180 माइनस कोण डी। अब जरा यहाँ दो, समीकरण नंबर 1 में आओ। अगर मैं यहाँ से कोण ए का मान निकाल लूँ तो कितना होगा, 180 माइनस कोण डी। ये भी तो 180 माइनस कोण डी है, इसके मतलब इसकी जगह लिख सकते हैं कोण ए। तो क्या आ जाएगा हमारा आर प्लस आर डैश बराबर कोण ए। ये हमारा पहली वैल्यू आ गई, आर प्लस आर डैश बराबर कोण ए। और कोण ए को हम अब चाहे तो कोण केवल ए भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कह सकते हैं आर प्लस आर डैश बराबर आ गया ए। इतना बताओ समझ में आ रहा क्या। स्टेप 2 समाप्त हुए। स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 कहता है कि ऊपर वाला त्रिभुज प्रीफर करो। ऊपर वाला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज क्यू आर ई में अंतः कोणों का जोड़, अंतः कोणों का जोड़ बराबर बहिष्कोण, बराबर बहिष्कोण। अब जरा देखते हैं एक बार। देखो ये तो साफ दिख रहा है कि इसके जो बाहर कोण बन रहा है वो डेल्टा है, जिसको बोलते हैं विचलन कोण। इसका नाम होता है विचलन कोण। लेकिन अंदर वाले जो कोण हैं मैं एक बार दिखा दूं, इनका हमें अनुमान नहीं है क्या है। ये वाले कोण जो यहाँ बने हुए हैं, ये वाले, इसका नहीं पता कितना है ना इसका पता, ज्योमेट्री से निकाल लेंगे। देखो अगर ये कोण आई है ना तो ये टोटल आई, इसमें से क्या होगा, इसमें से घटेगा। एक बार दोबारा देखो, अगर ये कोण आई है तो टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा आई में से अगर आर काट दूं तो ऊपर कितना जाएगा, आई माइनस आर। एक बार फिर देख लो, लो मैं इसको रफ करता हूँ यहाँ से। दोबारा देखो, अगर ये कोण आई है तो यार ये टोटल कोण भी आई होगा, क्योंकि इस तरह की कंडीशन बनी हुई है। अगर ये कोण आई है तो ये कोण भी आई होगा, इस तरह की कंडीशन बनी हुई है। यहाँ से एक रेखा गई, नीचे का कोण कितना है आर, तो तुम बताओ ऊपर का कितना बचेगा, आई माइनस आर। ऊपर का बचेगा आई माइनस आर। यही कंडीशन थी, एक बार वहाँ अप्लाई करेंगे। टोटल कोण कितना है आई में से आर कट कर दो तो ऊपर आएगा आई माइनस आर। इसी प्रकार इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश, क्योंकि ये टोटल कोण कितना है आई डैश, अंदर का टोटल कितना होगा आई डैश, उसमें से आर डैश काट देंगे तो आई डैश माइनस आर डैश। अब देखो इसके अंदर वाले दोनों कोण तो ये है, इन दोनों का जोड़ बराबर बहिष्कोण, इन दोनों का जोड़ बराबर बहिष्कोण। करते हैं इस बात को भी, कौन से भाई, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश बराबर बहिष्कोण डेल्टा। चलो आई को एक साथ लो, आई प्लस आई डैश माइनस को मन लेके आर प्लस आर डैश को एक साथ लो बराबर डेल्टा। आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश की वैल्यू मैंने निकाल ली थी ए बराबर कितना डेल्टा, तो आई प्लस आई डैश बराबर डेल्टा प्लस ए। ये हमारा किसका मान आ गया, आई प्लस आई डैश का। ये हमारा किसका मान आ गया, आर प्लस आर डैश का।
इतने बताओ किसी को दिक्कत हो तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अभी तक जो हमने पढ़ाया उसमें हमने 3 स्टेप बताए थे कि पहले एक चतुर्भुज प्रीफर करो, उसमें लगाओ चारों कोणों का जोड़ बराबर 360। फिर सेकंड स्टेप बताया नीचे वाला त्रिभुज लो ये वाला, इसमें लगाओ तीनों कोणों का जोड़ बराबर 180। तीसरा स्टेप था कि ऊपर वाले त्रिभुज को प्रीफर करो, जो कि दिख रहा है ये वाला त्रिभुज, ये इसमें लगाओ अंतः कोणों का जोड़ बराबर 22 कोण। इस तरीके से हल करने के बाद मुझे 2 वैल्यू मिली कि r प्लस r डैश बराबर होता है a, i प्लस i डैश बराबर होता है a प्लस डेल्टा। यहाँ से जब मैं बात करता हूँ अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होगा भाई, जो डेल्टा होगा वो होगा अल्पतम विचलन कोण के बराबर डेल्टा m, जो i होगा वो होगा i डैश के बराबर, और जो r होगा वो होगा r डैश के बराबर। ये तीनों चेंजेस यहाँ करो। हमने क्या लिया था भाई, r प्लस r डैश बराबर a आया था, अब की बार r डैश की जगह r रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2r बराबर हो जाएगा a, r बराबर हो जाएगा a/2। लेकिन ये कब, अल्पतम विचलन की स्थिति में। नेक्स्ट दूसरा परिवर्तन कहाँ करेंगे, यहाँ i प्लस i डैश बराबर क्या आया था हमारा a प्लस डेल्टा। यहाँ पर i की जगह i रखो, i डैश की जगह भी i रखो, a की जगह a रखो, डेल्टा रखो डेल्टा m। अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल्टा बराबर डेल्टा m, तो क्या हो जाएगा 2i बराबर a प्लस डेल्टा m। तो यहाँ से आ गया i बराबर a प्लस डेल्टा m/2। ये हमारी 2 वैल्यू आई i और r की। क्योंकि प्रिज्म ने करा है प्रकाश का अपवर्तन तो स्नेल का नियम लगेगा। अब मैं यहाँ से आगे क्या करता हूँ, स्नेल का नियम लगाता हूँ। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या कहता है स्नेल का नियम, साइन i बटे साइन r बराबर 1n2। क्योंकि प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही, उसका अपवर्तनांक हमने मान लिया n, अंदर वाले का अपवर्तनांक मान लिया n, तो क्या हो जाएगा यहाँ केवल साइन i बटे साइन r बराबर n। यहाँ वैल्यू रख देंगे n बराबर साइन की जगह साइन, और i की जो वैल्यू फाइंड करी थी ये वाली रख दो यहाँ, a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन यहाँ पर जो फाइंड करी थी r की वैल्यू रख दो साइन a/2। ये होता है हमारा अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र ये होता है। आज हमने इस वीडियो लेक्चर में बताया प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म कैसे करेगा, एक बात। दूसरी बात हमने बताया कि डेरिवेशन कैसे होता है, उसके लिए कुछ स्टेप तुम्हें बताए गए थे, अगर उनको फॉलो करोगे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए, आज की वीडियो में जानने का प्रयास करा प्रिज्म प्रकाश का अपवर्तन कैसे करता है। पूरी घटना को डिटेल में मैंने डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास करा। मुझे लग रहा है चीज़ें क्लियर हो रही होगी। फिर भी यदि किसी बच्चे का कोई भी डाउट बनता है वो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकता है, जिससे मैं समय मिलते ही बताने का प्रयास करूँगा, जवाब दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। यहाँ से आगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।